नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आशा गुलाटी गुंबर और बाजार इस हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। इस शो के जरिए हम जानते हैं कि कैसा रहता है बाजार का पूरे हफ्ते का हाल। और शेयर बाजार की अगर बात की जाए तो पिछले हफ्ते हमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। 30 शेयरों वाला जो सूचकांक सेंसेक्स था वो 599 अंक चढ़कर 73,000 के आसपास बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया, फिर भी हमने देखा कि 38 स्मॉल कैप शेयर्स ने डबल डिजिट में रिटर्न दिया। आगे कैसे रहने वाली है बाजार की चाल, इन सब विषयों पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल, कैसे रहने वाली है स्टॉक्स की चाल और कहाँ निवेश करना होगा, मुनाफे का सौदा, कौन सा सेक्टर देगा बेहतरीन रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मार्केट विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे। पर अपने सवाल पूछने के लिए लगातार जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। बेहद दो खास मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविनाश गोरक्षकर साहब जो कि स्टॉक एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे नरेंद्र वाधवा जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो में। सबसे पहला सवाल नरेंद्र जी आपसे कि जिस तरह से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा गया पिछले हफ्ते में, हालांकि एक ट्रंकेटेड वीक था, छुट्टी थी रामनवमी की वजह से, शेयर बाजार की अगर बात की जाए आने वाला हफ्ता किस तरह से रह सकता है? नमस्कार। देखिए, हम एक तो रिजल्ट सीजन के अंदर हैं और एक इलेक्शन मोड के अंदर हैं और जियोपॉलिटिकल, जैसे आपको पता है, मिडल ईस्ट के अंदर टेंशन जो है, ये सारी बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जो कि हमारे मार्केट को अफेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से हमारी मार्केट वॉलेटाइल रही है। हमने देखा पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते में भी मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल हैं और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में भी इलेक्शन का दौर है और ये सारे फैक्टर्स हैं और वॉलेटाइल वीक लगता है आने वाला वीक भी। बात अगर अविनाश जी हम तमाम मिड कैप और स्मॉल कैप की करें, पिछले हफ्ते को अगर देखें तो अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए। आने वाले इस पूरे वीक के लिए या फिर यूं कहें कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए किस तरह का आउटलुक रहने वाला है मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर? गुड मॉर्निंग आंचल जी। देखिए, पहली बात तो मिड कैप स्मॉल कैप में हमको लग रहा है कि कंपैरेटिवली अगर हम लार्ज कैप देखें तो लार्ज कैप अभी भी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ही आपको अपनाना पड़ेगा, जहां पे कंपनी के Q4 के नंबर्स अच्छे आते हैं, कमेंट्री अच्छी आती है और वैल्यूएशंस ठीक ठाक है। क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि स्मॉल कैप मिड कैप में जो तेजी आई है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा हुई है, तो वैल्यूएशंस अभी थोड़े से महंगे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। और आने वाला हफ्ता की अगर हम बात करें तो जैसे नरेंद्र जी ने कहा, अभी रिजल्ट सीजन है तो रिजल्ट सीजन पे ज्यादा फोकस रहेगा। जहां पे अच्छी कंपनी के नंबर्स आएंगे वहां पे आपको एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा और वही मेरे ख्याल से निवेशकों को स्टॉक फोकस रखना चाहिए। इंडेक्स तो वोलेटाइल रहेगा क्योंकि इलेक्शन का फेज अभी शुरू हो चुका है और ऊपर से जियोपॉलिटिकली हमको पता नहीं है ये वॉर कहां तक जाएगी। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रवैया रखिए और मिड कैप से ज्यादा लार्ज कैप में मुझे लगता है काफी अच्छे मौके हैं जहां पे निवेश के अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स को मिलेगी। नरेंद्र जी, जिस तरह से हम पोर्टफोलियो तैयार करने की बात करते हैं, हालांकि वैल्यूएशंस लार्ज कैप के ज़्यादा हाई हैं, पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए बेसिक 3 थंब रूल एक निवेशक के लिए क्या होने चाहिए? देखिए, बेसिक थंब रूल जो है, इन्वेस्टमेंट के अलग रूल जो हैं वो तो ये हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आइए, सिप के थ्रू आइए। दूसरा थंब रूल जो मैं जानता हूँ वो ये है कि उतना एक्सपोजर लीजिए जितना कि रिस्क एसेट में आप ले सकते हैं, जो कि हमने कई सालों से पढ़ा है अपने एकेडमिक लाइफ के अंदर भी कि 100 माइनस योर एज जो है वो इस मार्केट के अंदर लगना चाहिए, रिस्क एसेट्स के अंदर लगना चाहिए। थर्ड रूल ये है कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई कीजिए, सारे बहुत एसेट क्लासेस हैं उसके अंदर डाइवर्सिफाई करिए। और कैपिटल मार्केट स्पेसिफिक रूल्स हैं कि जो आपके सेक्टर्स हैं, जैसे अविनाश जी ने भी कहा, एक स्टेज आती है जबकि हमारे को लगता है कि एक सेगमेंट जो है ओवर स्ट्रेच्ड है, ओवर वैल्यूड है। तो उसी तरह मैं भी अविनाश जी की बात से सहमत हूँ। जो लार्ज कैप है उसके अगर अंदर फोकस करें, देखिए इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, अगले 25 साल हम अमृत काल के अंदर हैं। अगर इंडियन ग्रोथ स्टोरी को आपने इनकैश करना है तो आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो जो सेक्टर अगले 20-25 साल चलने वाले हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करिए, आपकी वेल्थ क्रिएट होगी।
अविनाश जी, जिस तरह से हम यहाँ पर ये समझने की अगर कोशिश करें, जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें बैंकिंग को लेकर, जिस तरह से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, आप ख़ास तौर पर इसका हमने असर देखा कई और सेक्टर्स पर भी। इनको लेकर किस तरह की स्ट्रैटेजी निवेशक अपना सकता है आने वाले 6 महीनों में? देखिए, मेरे ख्याल से रेट कट की तो अभी बातें बहुत डिलेड हो चुकी है ऑलरेडी। यूएस फेड ने कहा है कि अभी एक भी रेट कट आने के लिए जरा डिफिकल्ट लग रहा है। हो सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब हो तभी रेट कट हो, और उसका असर हमारे लोकल आरबीआई पे भी होगा। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें या इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर जैसे ऑटो है, सीमेंट है, कैपिटल गुड्स है, तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है। मैं समझता हूँ कि अगर आपको निवेश करना है तो ऑटो, ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, ये सारे सेक्टर्स में अगर बाजार में थोड़ी सी भी कमजोरी आती है तो जो दिग्गज लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पे थोड़ा थोड़ा करके निवेश रखिए। मुझे लगता है कि नई गवर्नमेंट आएगी इलेक्शंस के बाद, नया बजट आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉर्पोरेट कैपेक्स के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत जोर होगा, फोकस रहेगा। प्लस जो सेक्टर्स जैसे रेलवेज है, डिफेंस है, यहाँ पे भी कैपेक्स की बातें होगी। तो डेफिनेटली बैंकों को बहुत अच्छा रोल प्ले करना पड़ेगा। प्लस ये सारे सेक्टर जो मैंने कहे, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले कम से कम 12-18 महीने के लिए अच्छा है। तो 6 से 8 महीने के लिए थोड़ा थोड़ा निवेश करके आपको जरूर एक अच्छा विकल्प मिल सकता है, बट प्रोवाइडेड आपके पास थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम है इन्वेस्टमेंट। और नरेंद्र जी, आने वाले हफ्ता जो है, अगर बात की जाए या फिर अगर हम इसे इस लिहाज से देखें कि आने वाला साल भी आईपीओस को लेकर काफ़ी प्रॉमिसिंग है, उस लिहाज से आईपीओस को लेकर क्या कॉल रहना चाहिए? देखिए, आईपीओ एक बहुत बड़ा अच्छा एंट्री पॉइंट होता है इन्वेस्टर के लिए, जो कि नई कंपनीज के अंदर मार्केट को टैप कर रही हैं, मनी रेज कर रही हैं। तो अच्छी कंपनीज को देखिए, इसके अंदर अच्छा मैनेजमेंट, उनका जो बिजनेस का मॉडल है उसको देखिए। बहुत, मैं एज ए मर्चेंट बैंकर काफ़ी हम इश्यूज कर रहे हैं, तो हमारे को लगता है कि बहुत सारे हिडन जेम्स हैं जो कि आईपीओ के थ्रू पब्लिक के सामने आते हैं। तो उसको आप देखते रहिए। बहुत सारी अच्छी कंपनियां आईपीओ के थ्रू आ रही हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। साथ ही अविनाश जी, क्योंकि जब भी हम तमाम इन सेक्टर्स को लेकर बात करते हैं तो हमने देखा कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट से भारतीय शेयर बाजार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उस लिहाज से क्या हम ये मान सकते हैं कि जो नए निवेशक हैं जो शेयर बाजार में इस वक्त एंट्री करना चाहते हैं, क्या ये सही समय है उनके लिए? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि आपका रिस्क एपिटाइट कितना है वो इम्पोर्टेंट है। जो पहला इन्वेस्टर है उसको तो म्यूचुअल फंड के रूप से आना चाहिए, और जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है उसको डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए। और देखिए, जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम 2-3 साल का टाइम फ्रेम लेके आप काम करिए, क्योंकि देखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में इंडियन इक्विटी मार्केट में जो रिस्क रिवॉर्ड है, वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी का मौका है, वो बहुत ही बड़ा है। तो नए निवेशकों को मैं ये कहूंगा कि थोड़ा निवेश पहले म्यूचुअल फंड में करें और उसके बाद डायरेक्ट इक्विटी में 2-3 साल का पोर्टफोलियो बनाने का मौका बहुत अच्छा है। अगले 2-3 साल में अच्छा पैसा बनेगा, बट प्रोवाइडेड आपके पास थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम। हम्म। साथ ही अगर हम इस लिहाज से भी सोचें कि जिस किसी को भी एसआईपी के जरिए निवेश करना है, उसके दिमाग में थंब रूल क्या रहना चाहिए? और ख़ास तौर पर क्योंकि हम ये जानते हैं कि अब फंड मैनेजर्स के ज़रिए भी निवेश किया जाता है, और अगर लोग ऐप्स के ज़रिए निवेश करते हैं नरेंद्र जी, तो उनके लिए किस तरह की सलाह देंगे? देखिए, जैसे आपने कहा म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट ऐप, तो बात तो ये है, प्लेटफॉर्म जो मर्जी हो, अंडरलाइन जो है वो है इक्विटी मार्केट और हमारी इकोनॉमी जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड देखते हैं, जैसे हम कह रहे हैं फोकस होना चाहिए लार्ज कैप के ऊपर, तो आप सिप करें डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, डिफरेंट जो हमारे ग्रुप्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करिए। ईटीएफ्स हैं, इसके अंदर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड है उसके अंदर आप सिप करिए, और जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो हमारे म्यूचुअल फंड हैं, अब तो एक ग्रुप के ऊपर भी ईटीएफ्स आने शुरू हो गए हैं। जैसे हमने देखा इंडेक्स है, टाटा ग्रुप के ऊपर एक ईटीएफ आने वाला है और इंडेक्सेस आने वाले हैं। तो बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे जो हैं उसके अंदर आप बांट के अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। नए इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारे नए सेक्टर, जैसे अभी अविनाश जी ने भी कहा, हम काफ़ी बुलिश हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, बैंकिंग के अंदर, उसके अंदर सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। डोमेस्टिक सिक्लिकल्स जो हैं वो हमारे को बहुत अच्छे लगते हैं।
पोस्ट जून जो है इलेक्शन के बाद बैंकिंग जो है हमारे को बहुत अच्छा लगता है। इंटरेस्ट है, इंडिकेशन आया है यूएस फेड से भी कि अभी वहां पर इंटरेस्ट के अंदर जो ट्वीक करना था उसमें अभी देरी है, इतना जल्दी नहीं होने वाला। बट मेरे को लगता है हम इंडिया कैन बी अहेड ऑफ द कर्व एंड यहाँ पर रिड्यूस हो सकती हैं। इन्फ्लेशन के नंबर्स काफी ठीक आ रहे हैं हमारे यहाँ पर। तो इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर जो हैं उसके अंदर आप पोजीशनिंग पहले से कर सकते हैं। जून जुलाई के अंदर कहीं ना कहीं हमारे को लगता है इंटरेस्ट के अंदर ट्विकिंग होगी, तो बैंकिंग एक बहुत अच्छा सेक्टर है उसके अंदर। बैंकिंग और जी ऑटोमोबाइल जो है बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं। अविनाश जी, ग्रीन एनर्जी पर आपका क्या फोकस रहेगा और साथ ही साथ ऐसा कौन सा डार्क हॉर्स आप मानते हैं फाइनेंशियल ईयर इस साल को लेकर जो कि आउट परफॉर्म कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में इतनी तूफानी तेजी हो गई है कि अभी कोई भी शेयर ऐसा सस्ता शेयर तो नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट हाइड्रोजन को लेके बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है कि ये इलेक्शंस खत्म होने के बाद एक नई हाइड्रोजन पॉलिसी आए। तो यहाँ पे दो तीन जो दिग्गज कंपनीज जो हमको पसंद है, एक तो कमिंस इंडिया है जो काफी वेल पोजिशनड है हाइड्रोजन को लेके। दूसरी टाटा पावर है, टाटा पावर भी ग्रीन एनर्जी में बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से देखिए, निवेशकों को थोड़ा सा केयरफुली मार्केट जब भी कोई करेक्शन देता है कोई भी कारण से, तो इनको खरीदने का मौका कैपिटलाइज करना चाहिए। क्योंकि अगले 2-3 साल गवर्नमेंट इस सेक्टर को बहुत बड़ी तरह से फोकस करेगी और बड़े इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि कमिंस एंड टाटा पावर ये दोनों शेयर्स अच्छे हैं, आपको लंबा निवेश के लिए अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका टाइम फ्रेम लंबा है और थोड़ा सा करेक्शन पे आप खरीदें तो आपका रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा बैठे। मार्केट में आने वाले वक्त में कितनी अहम करेक्शन की आप उम्मीद करते हैं नरेंद्र जी? देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये 21,700 750 का। अभी मेरे को लगता है कि चाहे हमने वहां से एकदम बाउंस बैक लिया है, मेरे को लगता है मार्केट इलेक्शन जब तक जून तक रिजल्ट नहीं आते ये रेंज में रहेगा। 21,200 से और 22 ये बड़ी रेंज है। 21,500 मेरे को लगता है लोअर करंट लेवल है जहां तक जा सकता है। ऊपर हमने 22,700 के अराउंड हमने पीक देखा था, हाईएस्ट लेवल था। तो 22,500 और 21,700 इसकी रेंज में ये मार्केट रहनी चाहिए। साथ ही साथ अगर कमोडिटी मार्केट पर एक व्यू पॉइंट लें अविनाश जी, हमने देखा कि गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हाई लेवल्स पर हैं। सेफ हेवन के तौर पर लोग इसमें निवेश करते हैं। आने वाले वक्त में किस तरह का आप एक आउटबाउंड गोल्ड में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, गोल्ड में ग्लोबली गोल्ड मेरे ख्याल से तभी चलता है जब कोई इकोनॉमी में क्राइसिस होती है। तो नॉर्मली गोल्ड एक हेज की तरह एसेट क्लास होता है। लेकिन अभी सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब अभी गोल्ड बाय कर रहे हैं और इसका नतीजा ये हो गया कि गोल्ड की कीमतें बढ़ गई है। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अभी भी तेजी बाकी है। और सबसे बड़ी बात, शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनियां हैं वहां पे निवेशकों को फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इनके लिए तो जिस प्रकार का गोल्ड का भाव बढ़ता है तो उनका M2M भी बच जाता है, प्लस इनके बिजनेस में भी अच्छी बढ़ोतरी होती है। तो मुझे लग रहा है कि निवेशकों को थोड़ा सा गोल्ड फाइनेंस कंपनी जैसे मन्नपुरम है, मुथूट फाइनेंस है, ये बड़ी फाइनेंस कंपनीज है जो बहुत ही अच्छी तरह से अपना बिजनेस चलाती है। तो यहाँ पे निवेश के मौके बन सकते हैं। बट गोल्ड डेफिनेटली लग तो रहा है कि 95,000 to 1 लाख रुपीज अगले 6 से 8 महीने में होने की पॉसिबिलिटी। नरेंद्र जी, खास तौर पर अगर हम टूरिज्म सेक्टर पर एक व्यू पॉइंट लें, हमने देखा कि सरकार का अच्छा खासा फोकस है टूरिज्म से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं यहाँ पे, जो उसके हम कहते हैं रिपलिंग इफेक्ट जिन सेक्टर्स पर पड़ते हैं, जिसमें हम होटल इंडस्ट्री की भी बात करते हैं, उसको लेकर किस तरह का व्यू पॉइंट हो सकता है आने वाले 2 से 3 सालों में? मैं आपके पिछले क्वेश्चन जो आपने अविनाश जी से कहा था उस पर कमेंट करना चाहूंगा। देखिए, जो ऑल एसेट क्लासेस हैं उसके अंदर एक प्रीशियस मेटल और कमोडिटीज एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट होता है। मेरी सजेशन रहेगी कोई भी जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है इसमें जरूर एक्सपोजर ले। प्रीशियस मेटल के अंदर हमारे को भी गोल्ड के अंदर काफ़ी तेजी लगती है। एक और मैं रेड फ्लैग करना चाहूँगा यहाँ पर, जब भी सारे एसेट क्लासेस चलते हैं जैसे इंडिया में या वर्ल्ड ओवर सारे एसेट क्लासेस चल रहे हैं, इक्विटी है, कमोडिटीज मार्केट है, रियल स्टेट है, ये 3 मेजर एसेट क्लासेस होती हैं। तीनों काफ़ी राइज कर रही हैं, काफ़ी बड़ी हुई हैं। और जो हमने देखा है कि गोल्ड के अंदर रिसेंट तेजी आई है, एक कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि दूसरी एसेट क्लासेस से गोल्ड में अगर जब भी कोई जाता है तो कहीं वर्ल्ड क्राइसिस आ रहा होता है, जैसे मिडल ईस्ट है, कहीं ये एक्सेलरेट ना हो जाए। तो इसके ये एक इंडिकेटर है कि इक्विटी मार्केट कहीं करेक्ट कर सकती हैं। दूसरी बात आपने बोली कि टूरिज्म सेक्टर इंडिया के अंदर, देखिए हमारे कई नए रिलीजन
टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म होता है इंडिया के अंदर, काफी नए नए सेंटर्स हैं अयोध्या के अंदर, हर रोज 5 लाख या 6 लाख जो है भक्त जा रहे हैं। तो ये सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग है इंडिया के अंदर। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, हमने एक एनालिसिस करा था कि वर्ल्ड के अंदर जब पर कैपिटा इनकम 2500 से या 5000 होती है, जो हमारे को लगता है अगले 5 साल में होने वाली है, तो टूरिज्म एक लोग ट्रेवल करते हैं और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करते हैं। तो ये सेक्टर बहुत ही अच्छा लगता है हमारे को, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। इसके अंदर होटल एक इंडस्ट्री है, IRCTC जैसे ट्रेवल से रिलेटेड है, और इसके प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये एक बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। और मैं जरूर इस सेक्टर को फोकस करना चाहिए। टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इंडिया के अंदर आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर बढ़ोतरी होनी है। हमारे 3 ऐसे मेन सेक्टर्स जो कि आने वाले 2 साल के लिए निवेशकों के पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल हों। हेल्थ केयर एक मेरे को बहुत अच्छा सेक्टर लगता है और जिसके अंदर जरूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दूसरा बैंकिंग जो है, बैंकिंग एवरग्रीन सेक्टर है, इंडियन इकोनॉमी की प्रॉक्सी है। इंडिया तभी भी कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री है, हमारे को बाहर से पैसा चाहिए होता है और सबको यहाँ पैसा चाहिए। तो एक फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एक बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है। मैं फिर एनालॉजी ले रहा हूँ कि $2500 से जब $5000 में है, आपके पास सरप्लस इनकम होती है। 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के अंदर हम 17 लाख करोड़ रुपया हाउस होल्ड सेविंग होती थी। जब ये 5 ट्रिलियन जहां हम पहुंचने वाले हैं तो 55 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ रुपया जो है हाउस होल्ड सेविंग होगी। ये जरूर चैनलाइज होगी हमारी इक्विटी मार्केट्स में। जो आपकी फाइनेंशियल एसेट मैनेज करते हैं, ये एक बहुत अच्छा सेक्टर होने वाला है। अभी भी परफॉर्म कर रहा है पिछले 2 साल के अंदर, लेकिन इस पे अगर आप फोकस करेंगे, AMCs हैं, ब्रोकरेज फर्म्स हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनियां हैं या बैंक्स भी हैं इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छे सेक्टर प्रॉमिसिंग लगते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डिफेंस का, रेलवेज का, जैसे अभी अविनाश जी ने भी बोला, बहुत ही बढ़िया सेक्टर है। बहुत यहाँ पर अगर आप बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम जो निवेशक ये शो देख रहे हैं उनके पोर्टफोलियो में तमाम सेक्टर जरूर शामिल होंगे। समय आज हमारे पास कम है, लेकिन आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर आने के लिए और अपने विचार इस मन से साझा करने के लिए। तो आज के बाजार इस हफ्ते में हमने चर्चा की कि किस तरह से रहा पिछले हफ्ते बाजार का हाल। आने वाले हफ्ते में कोई सवाल अगर आपके मन में है तो जुड़िएगा हमारे साथ अगले रविवार को भी। लेकिन फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।